डॉक्टर बोनाली, H1N1 के बाद फेफड़ों में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा कितना ज्यादा रहता है और इसके जो शुरुआती सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? और एक और बात, जिस तरीके से हमने देखा है रिकवरी के बावजूद ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, जल्दी थकान हो जाती है, ज्वाइंट पेन होते हैं, तो इसके पीछे की वजह और इससे रिकवरी कैसे हो? हाँ, बिल्कुल. So, secondary bacterial infection after any viral infection is a well-recognized entity. होता है, काफी होता है. And again, the category जो सबसे suffer करते हैं are the elderly and जिनको underlying any chronic illness है, उनको ज़्यादा risk होता है कि viral infection के बाद दोबारा से bacterial infection हो. Now, viral infection हमेशा immunity को down कर देता है. So, as a result, patient का immunity already down है, so they are more susceptible कि एक और इन्फेक्शन उसके ऊपर आ जाए. सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके बाद आता है. सो जैसे आपने डिस्क्राइब किया, ये जो सिचुएशन है कि पहले एक इन्फेक्शन हुआ, फिर बेटर हो गए, फिर वापस एक और. नाउ देयर आर टू सिचुएशंस इन दिस. वन इज दैट एक वायरल इन्फेक्शन हुआ, हमने देखा भी है कि एक कोविड हुआ इसी दौरान, अभी के जो सीजन में हो रहा है, कोविड हुआ, उसी पेशेंट को एक हफ्ते बाद H1N1 हुआ. सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. बट इफ एक पेशेंट बेटर होके फिर वापस दोबारा से फीवर, दोबारा से खांसी, बलगम, सांस फूलना, देन वी हैव टू रूल आउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये काफी कॉमन होता है और इसी में फिर एंटीबायोटिक्स का रोल होता है. जैसे डॉक्टर संजीव ने बोला, द टेंडेंसी इज कि बुखार होते ही एंटीबायोटिक ले लो, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज इनिशियल हमेशा वायरल इलनेस होता है, उसके ऊपर फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. नाउ जिनको अंडरलाइंग लंग डिजीज है, फॉर एग्जांपल एस्थमा, COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, बहुत सारे लंग डिजीजेस होते हैं और बहुत कॉमन होते हैं, तो ये लोग वायरल इन्फेक्शन के दौरान भी ज्यादा सफर करते हैं. उनका एस्थमा का फ्लेयर अप हो जाएगा, COPD का फ्लेयर अप हो जाएगा. तो इस ट्रीटमेंट के साइड बाय साइड हमें नेबुलाइजर्स और ये सब देना पड़ता है ताकि वो इससे निकल आए. सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग वी सी, दैट अंडरलाइंग लंग डिजीज में वायरल इन्फेक्शन उसको बढ़ा देता है, प्लस सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है. एंड ऑफ कोर्स द वायरल इन्फेक्शन खुद जो आपने कहा शरीर को बहुत डेबिलिटेट कर देता है, जॉइंट पेन होता है, कमजोरी होता है, रिकवरी में बहुत समटाइम्स हफ्ते लग जाते हैं, स्पेशली जो बुजुर्ग है और जिनको अंडरलाइंग क्रॉनिक इलनेसेस है, बहुत टाइम लगता है रिकवरी में. जी डॉक्टर संजीव, एक तरीके से देखा जाए H1N1 या नॉर्मल फ्लू की वजह से इस वक्त देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है और दिल्ली गवर्नमेंट ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की, कई और राज्यों ने भी की है. लेकिन क्या सेंट्रल लेवल पर एक ऐसी अवेयरनेस ड्राइव चलाने की जरूरत है? क्योंकि यूजुअली हमारे देश में एक धारणा है कि सर्दी जुकाम बुखार है, घरेलू नुस्खे करिए और ठीक हो जाइए. तो दो तीन इंपॉर्टेंट कैरी होम मैसेजेस हैं. जैसे सब लोगों ने कहा, इंक्लूडिंग मी, कि द सेफेस्ट मेडिसिन जो है वायरल फीवर्स में या कोई भी फीवर इनिशियल पहले 1-2 दिन में, वो पैरासीटामोल है. ये जो पैरासीटामोल है ये वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं एंड ये हर 4 और 6 घंटे के गैप में दी जाती है. थोड़ा सा खाना खा के खाली पेट नहीं देना चाहिए. बाकी जो मेडिसिन जैसे निमोसिलाइड, आइबोब्रुफेन और कॉम्बिनेशन पेन किलर्स, वो सेफ नहीं है, नहीं देनी चाहिए. एंटीबायोटिक डेफिनेटली पहले अपने आप नहीं शुरू करनी चाहिए. जो टेस्टिंग का जो टाइम है ये वायरल लोड पीक पर डिपेंड होता है. जैसे कि अगर फीवर आज पहला दिन प्रकट हुआ, आप अगर आज या कल सुबह टेस्ट कराएं H1N1 का RT-PCR, वो अक्सर नेगेटिव आ सकता है, वो फॉल्स नेगेटिव है. तो अगर फीवर Day 2 क्रॉस कर रहा हो, वो तब वायरल पीक होता है और तब ये H1N1 का टेस्ट RT-PCR थ्रोट स्वैब से पॉजिटिव होने के चांस होते हैं. जो RT-PCR का जो टेस्ट है ऑलमोस्ट 90-95% स्पेसिफिक है और सेंसिटिव है इसको डायग्नोज करने के लिए. हमें खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वॉच करने हैं घर में, जैसे कि जो बच्चे या बुजुर्ग के, उनका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, ओरल इंटेक क्या है, उनका यूरिन आउटपुट कितना है, उनका अलर्टनेस लेवल कैसे है. और अगर पेशेंट अदरवाइज ओवरऑल सिम्प्टोमोलॉजिकली सेफ है, घर में स्टेबल है, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं. सिंपल OPD बेसिस पर डॉक्टर को दिखा के दे जनरली रिकवर. पर अगर आप घर में रह रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं तो वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं. हर एक घर में बुजुर्ग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको लगने का चांसेस ज्यादा हो सकता है. तो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इम्यूनो एजिंग. एज के साथ
शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो हमने एल्डरलीज को बचा के रखना है, जिन लोगों को कोमॉर्बिड है उनको बचा के रखना है। 3 या 4 दिन आइसोलेशन घर में इस चीज के लिए काफी है। बच्चों को कम से कम 7-8 दिन स्कूल से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज क्लस्टर्स में जाते हैं, क्रेशेस में जाते हैं, प्लेग्राउंड्स में जाते हैं, जो बच्चों के सिर पास पास रहते हैं वाइल प्लेइंग स्टडिंग, तो उनको 7-8 दिन का गैप देना चाहिए। अदरवाइज ये ज्यादातर 90-95% डिजीज सेल्फ लिमिटिंग है, पैनिक की जरूरत नहीं है। एडवाइजरी यस, पब्लिक अवेयरनेस यस, टेलीविजन प्रोग्राम्स जैसे हम अब कर रहे हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिलियंस को जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हजारों करोड़ों लोगों को जा रहे हैं। पर पैनिक की जरूरत नहीं है, ये पैंडेमिक या इवन लोकलाइज्ड एपिडेमिक नहीं है। जो भी हम आंकड़ा अभी देख रहे हैं, जो हम टेस्टिंग है, आप सेफली इसको 5 या 10 गुना ज्यादा ले लीजिए कि ये एक्चुअल इन्फेक्शन ऑन ग्राउंड इससे 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स टेस्ट नहीं करा रहे, ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग है, एसिम्प्टोमेटिक है, और ये पेशेंट्स बिना टेस्ट के, बिना कोई दवाइयों के अपने आप रिकवर कर गए। जी।